सब तो न्यूज़ वायरल हुआ था कि रसिया का बोल रहे हैं कि अगर आप इंडियन फ्लैग दिखाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन बात ये है कि सर अब मिसाइल गिर रहा है आपके ऊपर, तो मिसाइल ऊपर से तो इंडियन फ्लैग दिखता नहीं है। आप इतना बड़ा लेके निकलो या इतना बड़ा, मिसाइल से नहीं दिखता है कि वो इंडियन फ्लैग लेके घूम रहा है। गन का बंदा लेके घूम रहा हो तो गन वाला समझ सकता है कि हाँ वो इंडियन फ्लैग लेके घूम रहा है। छोड़ सही तरीके से यहाँ पहुँच गए सेफली बिना कुछ हुए, लेकिन बहुत हैं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस पे सरकार को देखना चाहिए कि जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द लाने की कोशिश की जाए। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय छात्रों के घर वापसी का सिलसिला भी तेजी से चालू हो गया है। कई छात्रों को अभी तक उनके घर पर सही सलामत पहुंचा दिया गया है। मुजफ्फरपुर के कांटी के छपरा धर्मपुर गांव निवासी गुड्डू सिंह के पुत्र योगेश कुमार भी आज अपने घर सही सलामत पहुंच गए हैं। यूक्रेन से आए योगेश कुमार ने मुजफ्फरपुर नाउ से खास बातचीत में वहां की स्थिति और छात्रों के संघर्ष के बारे में बताया है। देखिए मुजफ्फरपुर नाउ की ये खास रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच जंग की हालात अब कई भारतीय परिवार के लिए कहीं ना कहीं बेचैनी की स्थिति उत्पन्न कर दी है। 5000 से ज़्यादा अभी जो वादा किया जा रहा है कि 5000 से ज़्यादा भारतीय लोग अभी वहाँ वर्तमान स्थिति में फंसे हुए हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी के छपरा गांव निवासी आज एक युवक कहीं ना कहीं यूक्रेन से भारत वापसी हुई है, उनके घर वापसी हुई है। खास बातचीत करेंगे कि यूक्रेन की भी स्थिति क्या है युद्ध पर, और वतन वापसी जो क्रमबद्ध तरीका रहा वो कैसा रहा। यूक्रेन के बीच अभी जो हालात है तो क्या लगता है कि कितना सामंजस्य वाला हालात है और वहाँ से आना कितना अपने आप को भी संतुष्ट करता है। जी हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बहुत सही तरीके से यहाँ पहुँच गए सेफली बिना कुछ हुए, लेकिन बहुत हैं जो नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इस पे सरकार को देखना चाहिए कि जो नहीं पहुँच पा रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द लाने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम तो आ गए हैं, बहुत कुछ झेले भी, लेकिन फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। तो घर वाले तो खुश हो रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि हमारे जो वहाँ फंसे हैं उनके लिए हमें सोचना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, यूक्रेन आप गए थे, मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, जानकारी कब हुई कि रूस और यूक्रेन के बीच जो है सो युद्ध की स्थिति अब उत्पन्न हो रही है? हमें 23 फरवरी को सुबह पता चला कि यूक्रेन और रसिया का लड़ाई हो गया है। अच्छा, और उसके बाद हमें इमीडिएट एक्शन में हमें वहाँ से इमरजेंसी लग गया, मार्शल लॉ लग गया। तो हमें मार्शल लॉ के अंदर में मतलब घर से निकलना बैन हो जाता है। तो हमें इंस्टेंट 10 बजे तक का टाइम था, तो हमने जो राशन मिल रहा था वहाँ पे जो भी अवेलेबल था हम उठा के घर ले आए कि इमरजेंसी में कुछ नहीं होगा तो कुछ तो खा सकते हैं। लेकिन स्थिति ये थी कि सायरन्स बजते थे तो हमें बाहर भाग के जाना पड़ता था, तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, उसमें खाना नहीं बना सकते थे, खाने का टाइम नहीं हो पाता था। हम जब भी सायरन बजा एक बैग होता था जिसमें सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट और कुछ पैसे होते थे, ताकि इनकेस हमें बंकर से कहीं आगे जाना पड़े तो हम वो बैग अपने साथ ही रखते थे। एक बैग की एनी हाउ कुछ भी हुआ तो पैसे होंगे उसमें और हमारा डॉक्यूमेंट होगा कि हम इन किसी भी जगह सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। मार्शल लॉ में हमें डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। रोमानिया बॉर्डर से जो है सो भारत सरकार का सहयोग कह रहे हैं, सिर्फ सरकार भी कह रहे हैं कि मिल रहा है, तो वहाँ से कितने दूर थे आप? मैं रोमानिया बॉर्डर से अगर किलोमीटर में बताऊँ तो 600-700 किलोमीटर दूर था, जिसे जाने में यूजुअली इतनी सी सड़क है वहाँ की कि 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन जो सिचुएशन था और हालात थे उसके अकॉर्डिंग हमें 14 घंटे से 15 घंटे भी लग गए, क्योंकि हमें बहुत घूम के जाना पड़ा। बहुत सारे रास्ते बंद थे, बहुत जगह रोड तोड़ दिया गया था मतलब पब्लिक के द्वारा, क्योंकि रसिया वहाँ ना आ सके। तो ऐसी हालात थी वहाँ। स्थिति जो कहीं ना कहीं जो खाने पानी की जो सामान थी उसको लेने जाने तो वीडियो कई वायरल हुआ, वहाँ से लोग बाहर जाते थे तो लोगों को कहीं ना कहीं डर का माहौल और दूसरी तरफ एक तरफ से आक्रमण का भी डर रहता था। कैसी स्थिति थी वहाँ पर? जी अभी जब तक हम लोग थे विनित्सा के अंदर में, विनित्सा में वैसा तो माहौल नहीं बना था, लेकिन कुछ सिटी थे कीव खार्किव वगैरह, वहाँ पे ऐसा माहौल था कि आपको वहाँ जाने के लिए सोचना पड़ता था पहले 10 बार कि आप वहाँ जाओगे कैसे जाओगे, क्योंकि कब कहाँ बम गिरेगा, और वो भी एयर स्पेस से गिरती है, क्योंकि गोली तो चल नहीं रही कि हम देख लेंगे बंदा खड़ा है गोली मार रहा है। तो ऐसे हालात थे, ऊपर से कब बम गिरेगा। तो उसी के कारण तो एक बंदा जो था कर्नाटका का वो मरा, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कब कहाँ से अटैक होगा। सरकार का सहयोग संतोषजनक रहा? सरकार का संतोष बॉर्डर के इस पार हमें बहुत संतोषजनक है, लेकिन बॉर्डर के उस साइड जहाँ यूक्रेन में से हम बच्चे आ रहे हैं वहाँ से नहीं। वहाँ से हम कहते हैं कि वहाँ सरकार की कोई नहीं, वहाँ BB0 है,
और पहले भी 0 था। यूक्रेन में सरकार का कोई मदद नहीं, यूक्रेन में एम्बेसी के अंदर बच्चे बैठे हैं, उन्हें कीव से तो ट्रेन और बस मुहैया नहीं कराई जा रही है बॉर्डर तक आने के लिए। तो अब आप सोच लो कि हम लोग तो खुद से अरेंज करके आए। एम्बेसी से कोई संपर्क किया आपसे? एम्बेसी से हमने संपर्क किया, एम्बेसी से बात भी हुई बहुत बार, लेकिन एम्बेसी का कहना है कि आपको खुद से बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, हम इसमें आपकी कोई सहयोग नहीं कर सकते। कैसे बॉर्डर तक पहुँचा? हम बॉर्डर पे पहुंचने के लिए हमने बस अरेंज करवाया था सीनियर्स के थोड़ा मिलके, वहाँ के कुछ लोकल से मिलके, जिन्होंने पहले जो नॉर्मल चार्जेज होते थे उससे डबल चार्जेस में हमने 10 बच्चे थे हमारे साथ, तो हमने 10 बच्चों का बस अरेंज किया था। फिर उसके बाद हमने बाद में और 10 लोगों का बस अरेंज करवाया पेमेंट करके, क्योंकि ऐसा सिचुएशन है कि बच्चे के पास पैसे नहीं होते हैं और हालात ऐसा था देश का कि वहाँ आप पैसे निकाल नहीं सकते। निकालने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्ट सिटी में पैसे अवेलेबल ही नहीं थे। ऐसा खबर भी चला कि अगर आपको वहाँ पर कोई तंग कर रहा है तो इंडियन झंडा दिखाइएगा तो कोई ऐसा कुछ नहीं होगा, आप पर हमला नहीं होगा, ऐसा कुछ था क्या वहाँ पर? ऐसा तो न्यूज़ वायरल हुआ था कि रसिया का बोल रहे हैं कि अगर आप इंडियन फ्लैग दिखाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन बात ये है कि सर अब मिसाइल गिर रहा है आपके ऊपर, तो मिसाइल ऊपर से तो इंडियन फ्लैग दिखता नहीं है ना। आप इतना बड़ा लेके निकलो या इतना बड़ा, मिसाइल से नहीं दिखता है कि वो इंडियन फ्लैग लेके घूम रहा है। गन का बंदा लेके घूम रहा होगा तो गन वाला समझ सकता है कि हाँ वो इंडियन फ्लैग लेके घूम रहा है, छोड़ दे। लेकिन जब से हमारे UN के मीटिंग में इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया, तब से वहाँ के लोकल्स भी हमसे थोड़ा खफा है। यूक्रेनियन खफा है, तभी हमें बॉर्डर पे इतनी दिक्कत के सामना करना पड़ा है क्रॉस करने में। नहीं तो वहाँ के लोकल्स जो थे उन्हें तो नॉर्मली निकाला जाए। यूक्रेन का जो सैनिक है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका ये तो कैसा स्थिति था आपके साथ? सैनिकों का कैसा स्थिति तालमेल था? सैनिकों का ही तालमेल हमारे साथ बहुत गंदा था। अगर आप चाहें तो इस पर मैं आपको एक वीडियो भी दे सकता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि सैनिक बुलेट फायरिंग कर रहे हैं, सैनिक बच्चों को मार रहे हैं, भारतीय बच्चों को। अच्छा, तो जिस पे अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई है, जहाँ तक मुझे पता है। कितने लोग अभी वहाँ भारतीय फंसे हुए हैं? अभी नहीं, हमारे विनित्सा शहर से तो सब निकल गए हैं। कीव और खार्किव में 4-5 हज़ार बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं सुमी में, जिन्हें ज़रूरत है। कल 500 बच्चे को किसी तरीके से वहाँ से निकाला गया, जिसमें हमारे जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सिटी को, उनकी मदद से निकाली गई है। और उन्होंने प्रॉपर बस अरेंज किया था, उन्होंने लोकल्स के थ्रू कंडक्ट करके किसी तरह से उनको निकाला, बॉर्डर पे पहुँचाया। फिर वही उन्हें बॉर्डर पे खड़ा रहना है, कब जाएंगे वो बारी का इंतज़ार करना है। उसी बीच में थोड़ा भगदड़ मच जाता है तो गोली वगैरह भी चल जाता है। परिवार से कितना दिन से संपर्क था या संपर्क बीच में टूटा भी था? हाँ, परिवार से संपर्क ऐसा था कि जब हम बॉर्डर पे थे तो हमें नेटवर्क्स नहीं थे, तो हमें परिवार का संपर्क नहीं हो पाता था। जब हमने रोमानिया के अंदर एंटर किया तो हमें सिम वगैरह मिला गया, इस्कॉन संस्था वगैरह से सब लोग थे वहाँ पे, तो हमें सब कुछ वहाँ पे मुहैया कराया गया, सिम, खाना सब मिला प्रॉपर। तो हम लोग फिर घर पे कांटेक्ट कर पाए। दीजिए ना। उससे पहले हमें कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रही। सरकार की जो स्थिति थी वो सम्मानजनक नहीं थी और संतोषप्रद नहीं थी ना? जी, यही ऐसा तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमें जहाँ चाहिए हमें वहाँ चाहिए। आप अगर इवैक्यूएशन का मतलब अगर मैं बताऊँ तो इवैक्यूएशन उसको कहते हैं कि आप जहाँ हो वहाँ से आपको एयरलिफ्ट करना है, लेकिन आप एयरलिफ्ट नहीं करा रहे हो, आप हमें ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्योंकि आप हमें कह रहे हो रोमानिया आओ फिर हम आपको लेके जाएंगे। और वहाँ तक आने में ही रिस्क है। हाँ, वही रिस्क है, जो रिस्क है वो वहाँ तक आने में है। वहाँ के बाद तो दिक्कत ही नहीं है, वहाँ के बाद तो आपको वहाँ लड़ाई ही नहीं हो रही है जो दिक्कत होगी हमें। ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी होगी इसलिए जो आपको वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल करना है? ऐसी स्थिति इसलिए आन पड़ी क्योंकि किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने बहुत ट्राई भी किया था कि किसी तरह से हम कर सकें। फर्स्ट डे जो इवैक्यूएशन की प्लान हुई थी तो उसमें भी गवर्नमेंट का कुछ रोल नहीं था, तो उन्होंने पहले इन्फॉर्मेशन दिया, फिर फर्स्ट ईयर को बोला कि आज शाम को फर्स्ट ईयर को निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर वाले अभी आए हैं तो ज़्यादा पैनिक करते हैं, उसके पेरेंट्स भी और बच्चे भी। तो उन्होंने निकालने के लिए रेलवे स्टेशन लेके गए, लेकिन न्यूज़ आई कि सीलिंग होने वाली है, तो फिर उन्हें वापस भेजना पड़ा। तो अगर वहाँ पे सरकार होती या सरकार का कोई मदद होता तो शायद ये सामना ना देखना पड़ता, क्योंकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट का रिलेशन रशियंस के साथ बहुत अच्छा है। वतन वापसी हुई है, क्या लगता है कि आगे की पढ़ाई के लिए फिर कहीं यूक्रेन जाने के बारे में सोचेंगे? जी, सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि ये तो ज़िंदगी की सवाल है। नहीं होगा तो मैं ट्रांसफ़र लेना पड़े या क्या करना पड़े उस पर अभी मैं कोई जवाब दे नहीं सकता। लेकिन अगर हालात नॉर्मल हुए तो हमें वहाँ जाना ही जाना है,
क्योंकि हमने 3 साल वहाँ गुजार चुके हैं और 3 साल बस बच्चे हैं, तो 3 साल के लिए तो हम अपना मेडिकल की डिग्री को तो दांव क्या पे नहीं लगता है कि यूक्रेन का जो हालात है वो नॉर्मल होने के बाद कितना दिनों के बाद सुधर पाएगा? जी, अभी तो ऐसे हालात है कि उसको सुधरने में नहीं भी तो 5 से 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि हर जो कैपिटल सिटी है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और जो मेन सिटी है खार्किव वो भी बर्बाद हो चुकी है। जो छोटे मोटे शहर बचे हैं, तो फिर जो पहले वो कीव और खार्किव हुआ करते थे, वो छोटे सिटी बन जाएंगे, तो वो महंगा बढ़ जाएगा, महंगाई हो जाएगा। तो कांटी के गांव निवासी योगेश जी को सुन रहे थे आप। बातचीत में जो स्थिति थी वो स्थिति यह थी कि सरकार का जो स्थिति था, लोगों से संपर्क करना और वहाँ वतन वापसी करना, वो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा सीधे तौर पे एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि सरकार कर रही है, सरकार के कई केंद्रीय मंत्री फ्लाइट में बच्चों से मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप बंगाल से हैं क्या, गुजरात से हैं क्या, लेकिन एक यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर यूक्रेन में जो फंसे हुए थे वहाँ से उनको रोमानिया बॉर्डर तक लाने में कितना सहयोग सरकार कर पाई? क्या बिहार सरकार या भारत सरकार उस समय कोई मदद को उनके पास पहुँचा पाई क्या? एक खबर सोशल मीडिया पे चल रही थी कि अपना फ्लैग दिखाओगे, तिरंगा दिखाओगे तो आप पे हमला नहीं होगा। उन्होंने उसका भी जवाब दिया योगेश जी ने कि भाई अगर मिसाइल से हमला होगा तो उस समय क्या कोई तिरंगा देखेगा क्या? अब बातचीत में बहुत बड़ा सवाल सरकार पे खड़ा होता है। और सबसे बड़ी एक चीज़ और है कि अभी जो 5000 बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनकी वतन वापसी सरकार कैसे करती है, ये भी एक देखने वाली विषय होगी। कैमरे के पीछे सहयोगी हैं और गौरव के साथ मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं।